अगले साल यानी 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है और इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच होगा। वहीं बताना चले कि अगला लोकसभा चुनाव टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच होना है। पिछले कई दिनों से यूपीए का नाम बदलने को लेकर चर्चा भी हो रही थी। वहीं बैठक में इसे नया नाम दिया गया, जिसकी जानकारी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। इसमें बताया गया कि यूपीए का नाम बदलकर अब इंडिया कर दिया गया है, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। और वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं उमेश गोस्वामी और साथ में है दिवाकर पांडे। उमेश, एक बात तो साफ है, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो लॉन्च हुआ है, इस पर क्या है पूरी जानकारी? जी उमेश। अवनीश, देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारे सियासी दलों ने अपने अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। जो बिसात है, चुनावी बिसात है, उस पर। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला अब विपक्ष और मोदी के बीच देखा जा रहा है, यानी कि एनडीए के बीच देखा जा रहा है। विपक्षी दलों का आज बड़ी बैठक हुई है बेंगलोर में। उसमें लगभग 26 दलों ने एक साथ बैठक की है। हालांकि इस बड़ी बैठक में पीडीपी शामिल हुई, आरएलडी शामिल हुई, लालू प्रसाद यादव शामिल हुए, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल और तृणमूल से ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये बड़े चेहरे रहे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बैठक आगे बढ़ी और उसमें साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि मल्लिकार्जुन का जो बड़ा बयान सामने आया है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए आगे इस रेस में नहीं है। ऐसे में इस बड़ी बैठक के बाद सबसे बड़ा सवाल निकलकर ये सामने आ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री पद के लिए जो विपक्ष का ये गठबंधन तैयार हुआ है, इसमें उम्मीदवार कौन होगा। बहुत चेहरे हैं। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से निकलकर जो बाहरी प्रदेशों में अपना परचम जो है, अपना कद बढ़ा रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है। उसके बाद अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव हैं, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल है, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और सबसे बड़ा नाम तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी भी हैं। नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर चर्चा की जा रही थी कि जिस तरह से बिहार में जो सियासी उठापटक चली है पिछले दिनों, उसको लेकर चर्चा ये की जा रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथी हो सकते हैं, एनडीए का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इन सब अटकलों पर विराम देते हुए नीतीश कुमार आज इस बड़ी बैठक में शामिल हुए। तो ये जो बड़ी बात है, प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही है। जिस तरह से कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कि 11 सदस्यीय एक टीम बनाई जाएगी, मुंबई में इसकी चर्चा होगी और 11 सदस्यीय टीम मिलकर मंथन करेंगे कि आखिर जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो कौन होगा। लेकिन अब उन 11 सदस्यीय टीम में कौन शामिल होगा, क्योंकि 26 दल है और 26 दलों के जो अध्यक्ष हैं वो इस पार्टी में, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। ऐसे में उन 26 में 11 कौन चेहरे होंगे। जो सदस्यीय समिति, 11 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, वो प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन करेगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात निकल कर सामने आई है। अवनीश, मल्लिकार्जुन ने जो कहा हुआ है कि अगली बैठक में मुंबई में होगी, उन्होंने कहा कि देश के लोगों के हित में हम साथ आए हैं। इस पर अभी तक की क्या प्रतिक्रिया और क्या उस पर और जो पार्टियां हैं उनका कोई इस पर विरोध जताया गया है या सभी एक पर साथ आने के लिए तैयार हैं? जी उमेश। देखिए, ये यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को आगे प्रमोट किया जा रहा था और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता देख रहे थे, लेकिन ये शायद ही उम्मीद ही नहीं थी किसी को कि इस बड़ी बैठक में जब 26 दल एक साथ मिलकर एनडीए का सामना करने के लिए एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं और उस दौरान कांग्रेस बायकॉट कर लेगी प्रधानमंत्री रेस से, ये शायद किसी को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। तो ये एक बड़ा ऐलान हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री रेस से बाहर जरूर किया है कांग्रेस ने, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कहा और उसके बाद राहुल गांधी का बयान आया कि सत्ता पाने की उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की उसके खिलाफ एकजुट होकर एक मंच पर आया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकलकर जो सामने आई है और गौर करने वाली है वो ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की रेस में जो चेहरा आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम नाम है और जब इस पर मंथन होगा, केवल अध्यक्ष फैसला नहीं लेते हैं,
अवनीश, जिस तरह से अध्यक्ष के नाम की अगर चर्चा होगी, उसके बाद पार्टी के और भी लीडर्स होंगे, और भी नेता होंगे और कार्यकर्ता होंगे, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी, मंथन की जाएगी। ऐसे में अगर किसी दूसरे दल का नाम आता है तो जो और बाकी दल हैं उनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं या उनके पार्टी के नेता क्या कहते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी जरूर कमजोर नजर आ रही है। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, मजबूत गढ़ कांग्रेस का माना जा रहा है। दक्षिण भारत के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस बेहद मजबूत है। हालांकि पिछले जो हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी की उम्मीद जरूर बढ़ी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो निश्चित तौर पर बेहतर हुआ और उसी के बिहाफ पर भारतीय जनता पार्टी 2024 की राह देख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरा सिनेरियो बदला नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 80 सीटों का दावा किया जा रहा है और जो क्षेत्रीय दल है, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर बसपा को लेकर के भी कहा जा रहा था कि बसपा शामिल होगी, लेकिन बसपा इस बड़ी बैठक में शामिल नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश में 2 बार सत्ता में रह चुकी है। ऐसे में बसपा और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मौजूदा केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उससे सामना कर ले और 80 सीटें एक बड़ी संख्या है। अवनीश जी उमेश, और इसी के साथ अधिक और सवाल के लिए हम जोड़ चुके हैं अपने साथ दिवाकर जी को। दिवाकर, 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करना चाहती है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी दिवाकर। देखिए, मैं निश्चित तौर पर अभी लोकसभा चुनाव में हालांकि वक्त है, लेकिन राजनीति की बिसात बिछने लगी है और जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी अमलाबंद हो रहा है उसको लेकर के माना जा रहा है कि जो 2024 का रन होगा वो इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से आज बंगलौर में विपक्षी दलों की 26 दलों की नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 10 दल इस तरीके के शामिल थे जिनकी किसी न किसी प्रदेश में या तो सरकार है या उनके सहयोग से सरकार है। तो निश्चित तौर पर आज जो विपक्ष की एकजुटता देखने को मिली है उस तौर पर यह माना जा रहा है कि जो आगे वाला लोकसभा का चुनाव होगा वो काफी जो है वो मुकाबला माना जा रहा है। सब जो है देखने में जो सिनेरियो सामने आ रहा है उसको देख करके लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई उसके बाद जो घोषणा की गई है कि 11 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, साथ ही साथ जो है ये जो समन्वय समिति 11 सदस्य की सदस्य होगी, ये पहले एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करेगी कि ये जो पूरा विपक्षी दल जो एकजुट हुआ है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, ये किन किन एजेंडे पर काम करेगा। साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम संविधान बचाने आए हैं, हम देश बचाने आए हैं। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है उसके ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए और उनका ये कहना था कि वो संविधान को और देश की जो सामाजिक एकजुटता है उसको छिन्न भिन्न करने का काम करे। और ये जो 26 दल एक साथ आए हैं, आज एक मेज पर जब 26 दल एक साथ नजर आए तो निश्चित तौर पर यह माना जाने लगा कि विपक्षी एकजुटता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। उसके बाद जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगली बैठक मुंबई में होगी, उसका एक कार्यालय भी खोला जाएगा और अब सभी विपक्षी दल, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे बीच में तमाम चीजों को लेकर के मतभेद हैं, लेकिन वो इतने बड़े मतभेद भी नहीं है कि इनको बुलाया ना जा सके। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जो विपक्षी एकजुटता आज 26 दलों के सामने आई है और जिस तरीके से वो अब मुखर हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एकजुट हो रहे हैं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो एकजुट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर चाहे वो संविधान का नाम ले, चाहे सामाजिक एकजुटता का नाम ले, चाहे समरसता का नाम ले, लेकिन निश्चित तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उन सभी के एजेंडे में है। और चूंकि जो विपक्ष है इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन कर रही है प्रदेशों में, साथ ही साथ केंद्र में भी उसकी सरकार है। तो निश्चित तौर पर ये जो विपक्षी एकजुटता है अगर आने वाले समय में कोई बड़ी करिश्मा करे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ये दिवाकर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एनडीए की बैठक पर तंज कसते हुए भी खड़गे जी ने कहा है कि मोदी 30 दलों की एनडीए बैठक बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता इतनी पार्टियां पंजीकृत भी है या नहीं, इस पर क्या कहेंगे? 26 दलों की विपक्षी गठबंधन का एजेंडा सामने आया और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लेते हुए ट्वीट किया कि वो भी 38 दलों का एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें इनसे ज्यादा दल उनके साथ हैं। अब क्योंकि ये जैसे ही ये खबर आई तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये चुटकी ली कि जो उनके साथ दल है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो किन दलों की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इतने राजनीतिक दल है भी या नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो 26 दल है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार जहां उन्होंने अपने 26 दलों की विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि 38 दलों का साथ उसके साथ भी, उसके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं चुटकी ली। तो एक जहां अपनी यहाँ पर देखिए कितने दल कौन सी पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है या विपक्ष का जो गठबंधन बना है, इंडिया नाम जिसे दिया गया है उसके साथ है, ये बात का विषय। सबसे बड़ी बात
प्रधानमंत्री पद के लिए कौन दावेदार हो सकता है, प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सा चेहरा, क्योंकि 2019 में भी देखा गया था कि विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, महागठबंधन का ऐलान किया गया था, लेकिन तमाम दल चुनाव जैसे जैसे करीब आए थे उसके बाद अलग हो गए थे और उनमें से कुछ एनडीए में भी शामिल हो गए थे आकर के। तो ऐसे में 26 दल आज जरूर आए, दावा यह भी किया जा रहा है कि आगे और भी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का बायकॉट करना या यूं कहते हैं कि प्रधानमंत्री रेस से खुद को अलग कर देना, ऐसे में अब तमाम बड़े चेहरे प्रधानमंत्री रेस के लिए किसका नाम सामने आ सकता है? देखिए मैं निश्चित तौर पर अगर हम पीछे जाएं तो 1977 में भी ऐसी स्थिति आई थी, जब 1977 में इमरजेंसी के बाद भारत में चुनाव हुए थे, तब भी इसी तरीके के विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री का नाम घोषित नहीं किया गया था। बाद में चुनाव हुए, बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, सभी दल एक साथ आए, बाद में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। लगभग कमोबेश स्थिति इसी समय वही भी है। इस समय जो पूरा विपक्ष है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास किसी भी प्रकार का ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के सामने टिक सके। तो इसी को लेकर के विपक्षी दलों ने रणनीति बनाई है कि फिलहाल प्रधानमंत्री का नाम सामने नहीं किया जाएगा, कि ये जो विपक्षी दल की एकता है उसमें प्रधानमंत्री कौन होगा। उनका ये कहना था कि हम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करेंगे और जब चुनाव हो जाएगा, जब चुनाव हम लोग जीतेंगे, तब उस पर बैठ करके जो है एक रणनीति बना ली जाएगी कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। दिवाकर जी बिना दूल्हे के बारात कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि ये कई राज्यों में देखा गया है। देखिए उमेश, इस समय जो स्थितियां विपक्ष की लगातार बनी हुई, उसमें माना जा रहा है कि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम सामने लाया जाएगा तो उस पर पूरे के पूरे नेता सहमत नहीं होंगे और यही लगता है कि इसी को देख करके विपक्ष ने ये रणनीति बनाई है कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर या जो विपक्षी दल की जो एकता है इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर के भी जो है कोई बड़ा नाम या एक नाम सामने नहीं रखा जाएगा। सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करेंगे, जो 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई जाएगी उसके तहत काम करेंगे और जब चुनाव हो जाएगा तब इस नाम को तय किया जाएगा कि किसके नेतृत्व में आगे काम होगा। और इस प्रकार ये लगता है कि विपक्ष इस बार एक बहुत ही सेफ रणनीति के तहत काम कर रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में कड़ी टक्कर दी जा सके, एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सके। इसी को लेकर के रणनीति बनाई गई है जी दिवाकर। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में जो रणनीति बनाई गई है वो बात कब से, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दो बड़े नाम नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, पिछले दिनों बिहार में जो सियासी उठापटक हुई, सियासी हलचल हुई, उसके बाद क्या लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं या फिर जयंत चौधरी को लेकर के भी बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे थे। यहाँ तक गृह मंत्री का भी बयान आया था कि बहुत जल्द बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, या 18 तारीख को जो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होने वाली है जो कि आज हुई है, उससे पहले जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान सामने आया था कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से पूरी अटकलों को खारिज किया उन्होंने और वो इस बैठक का हिस्सा बने, इसके बाद क्या कुछ रणनीति तय की जा रही है? देखिए निश्चित तौर पर उमेश, राजनीति संभावनाओं का दौर है, इसमें नहीं कहा जा सकता कि कब कौन किस पाले में है। जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं, उसमें अभी आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये पूरी बात कंफर्म नहीं हो पाई। तो चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का दौर कहा जाता है, कब यहाँ पर किस करवट बैठेगा और कौन किस पाले में जाएगा, ये राजनीतिक परिस्थितियां तय करती हैं। और चूंकि अब धीरे धीरे जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के तस्वीर साफ होने लगी है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें कौन कौन शामिल होगा, जो जिसे आज नया नाम दिया गया है विपक्षी गठबंधन का, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसमें कौन कौन शामिल होगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर यह तस्वीर और साफ होगी, लेकिन अभी फिलहाल कौन कौन से दल किस किस गठबंधन में है, इसमें कुछ नाम इस तरीके के हैं जिन्हें एनडीए भी मानता है कि वो उनके साथ होंगे और जिसे आज नया नाम दिया गया है इंडिया मानता है कि वो भी मेरे साथ होंगे। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तब यह तस्वीर साफ होगी जी। दिवाकर, अखिलेश यादव भी इस बैठक में चर्चा हुए और एक बड़े चेहरे के तौर पर इस बैठक में शामिल हुए हैं। पीडीए का क्या होगा? इंडिया में अगर शामिल हो जाएंगे तो ये जो पीडीए, लगातार पीडीए चर्चा में रहा है कि एनडीए का सामना पीडीए करेगा, तो पीडीए समाप्त हो जाएगा कि पीडीए के साथ इंडिया में शामिल होगा? जो बैठक हुई है उसको लेकर के जो विपक्षी एकता है वो कहीं ना कहीं एक नए प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। इससे पहले भी विपक्षी दलों ने एक साथ बैठने की कोशिश की थी, जिनको कहीं ना कोई जो है राजनीतिक गठबंधन का नाम दिया गया था। क्योंकि वह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं और यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है उसमें अखिलेश यादव की प्रमुख भूमिका होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वर्तमान समय में लड़ने में कोई सक्षम है तो समाजवादी पार्टी है। अब अखिलेश यादव चूंकि इस समय नए जो गठबंधन इंडिया का हिस्सा हो गए, तो निश्चित तौर पर इससे पहले जिस प्रकार
के राजनीतिक गठबंधन वे हैं निश्चित तौर पर कि अब वो बदले जाएंगे और नई राजनीतिक परिस्थितियां आगे आएंगी और नए नए राजनीतिक गठबंधन बनेंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, 80 सीटों वाला प्रदेश है और जाहिर सी बात है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 सीटें वर्तमान में 63 एनडीए के पास है, लेकिन हालांकि इसको बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बीजेपी या एनडीए जीत का दावा कर रहा है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, हाल ही में 2 प्रदेशों में चुनाव हुए और बीजेपी वहाँ पे हारी है। वहाँ की स्थिति कांग्रेस का मजबूत गढ़ कहा जाता है। ऐसे में दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है। क्या इंडिया के बाद, यानी कि जो महत्वपूर्ण विपक्ष का जो गठबंधन है, उसके आने के बाद दक्षिण भारत में राह आसान होगी या फिर और कठिन होने वाली है? दिवाकर, देखिए उमेश, निश्चित तौर पर जो दक्षिण भारत के राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने मुफीद अभी तक साबित नहीं हो पाए जितना कि पार्टी मजबूत उत्तर भारत में रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है और जिसके पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। तो दक्षिण भारत को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं उन्होंने एक नया प्लान बनाया भी है। वो लगातार घर घर जा भी रहे हैं, टिफिन बैठक कर रहे हैं और लगातार उनका महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और ये माना जा रहा है कि उत्तर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो काफी तो मजबूत है, लेकिन अभी दक्षिण भारत में वो स्थिति नहीं है। और इसी को लेकर के पार्टी इसमें पूरे दक्षिण भारत पर ही अपने आप को फोकस किए हुए है। और ये जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, महाजनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी जो दक्षिण भारत के राज्य है वो एक चुनौती बने हुए हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उनका ये मानना है कि जिस तरीके से हमने अन्य राज्यों में सफलता हासिल की, जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है, जिस तरीके से उसके सक्रिय कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों को बता रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका फायदा उसे आने वाले चुनाव में मिलेगा और 2024 को दक्षिण भारत के राज्यों में भी भारी सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं और इसी पर वो भी लगे हैं। लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनाव में के पहले वो कितना परिवर्तन कर पाते हैं, इसकी सीटें कितनी तब्दील हो पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बेहद अहम जानकारी के लिए दिवाकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उमेश जी आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताते चले कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है।